तो हेलो एंड वेलकम, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आज की पांच जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ने वाले हैं वो तैयार है। तो आई होप आप लोग भी तैयार है, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं, जो पांच एजेंसी, जो पांच ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे। पहली है इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम, फिर है पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, फिर क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, फिर ग्लोबल अलायंस ऑन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, और फिर है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। तो ये पांच एजेंसी, पांच ऑर्गेनाइजेशन आज हमें पढ़नी है। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको मालूम है अकेडमी में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलते हैं, साथ मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। तो आप मेरे बारे में देख सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। नीचे मेरी प्रोफाइल दी हुई है अकेडमी की, जहां पर आप जुड़ सकते हैं और आपको बहुत सारे फ्री स्पेशल क्लासेस मेरे मिलेंगे, उनका लाभ आप उठा सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों, अकेडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं और इनके द्वारा बनाया गया 16,000 से भी ज्यादा कोर्स। आप चाहें तो अकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस और आइकनिक दो वेरिएट्स में दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकनिक सब्सक्रिप्शन, कोई भी सब्सक्रिप्शन ले, यूजी कोड KC10, इससे आपको 10% ऑफ मिलेगा और साथ साथ मिलती है मेरी मेंटरशिप। तो दोस्तों, आप कॉस्ट भी देख सकते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकनिक सब्सक्रिप्शन, दोनों की कॉस्ट आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शनल के पैकेजेस हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके सिवा दोस्तों, फ्री टेस्ट सीरीज अकेडमी पाथफाइंडर, इम्पल्स एंड राइज तीनों चल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। KC10 से इसे अनलॉक करें। इसके सिवा नए बैचेस 24 मार्च से स्टार्ट होने वाले, तो अगर आप लेने का सोच रहे हैं अकेडमी, तो नाउ इज द टाइम। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स ये सारे बैचेस रन कर रहे हैं। अकेडमी कॉम्बैट भी है, 4 करोड़ पूल की स्कॉलरशिप्स हैं। तो KC10 कोड यूज करें। 28 मार्च 11 AM सुबह को अकेडमी कॉम्बैट होने वाली है। तो दोस्तों, पहला जो आज की हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो हम पढ़ने वाले हैं, पहली ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो दोस्तों, जियोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर आपको मैंने जस्ट अभी पढ़ाया है इकोलॉजी की क्लास में। बायोस्फीयर क्या है? अर्थ का वो हिस्सा जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। जियोस्फीयर क्या होता है? अर्थ का वो सारा हिस्सा सरफेस से लेके अंदर तक, जहां पत्थर है, जहां मिनरल्स है, उसको कहते हैं जियोस्फीयर। तो ये जो प्रोग्राम है, ये एक रिसर्च प्रोग्राम है। पर्पस क्या है कि जो बायोस्फीयर है, जहां पे लाइफ है, वो कैसे जियोस्फीयर उसे इंपैक्ट कर रही है। इन शॉर्ट ये क्या कहना चाह रही है? देखिए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमें क्या करना होगा? हमें बहुत सारे क्लाइमेट सिमुलेशंस रन करने पड़ते हैं। अब क्लाइमेट को समझना इतना आसान नहीं है, हार्ड कोर साइंस का रिसर्च है। तो ये जो रिसर्च हो रही है, तो ये रिसर्च किस पर हो? तो ये जो रिसर्च होगी, अलग अलग सिमुलेशन मॉडल्स होंगे। तो क्लाइमेट बहुत ही इंट्रीग्रेट फिनोमिना है, मल्टीवेरिएट फिनोमिना है। तो आपको मालूम है, क्लाइमेट अगर समझना है तो वो ओशन से लिंक्ड है, वो लैंड से लिंक्ड है, वो एटमॉस्फेयर से लिंक्ड है। तो IGBP यानी इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है? इंटरनेशनल रिसर्च एजेंसी है, जो कि अर्थ के बायोलॉजिकल, क्लाइमेटिक, केमिकल, फिजिकल प्रोसेसेस और उनका ह्यूमन सिस्टम्स के साथ क्या लेना देना है उसको पढ़ती है। इन शॉर्ट, क्लाइमेट सिमुलेशंस बनाती है। तो इसके थ्रू क्या होगा? हम बेहतर जगह पे आ जाएंगे, जहां पे हम आने वाले क्लाइमेट चेंज को अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। अगर प्रिडिक्ट कर पाएंगे तो हम उससे लड़ने के तरीके और उससे अडेप्ट करने के तरीके बेहतर बना पाएंगे। लड़ने का तरीका यानी मिटिगेट करने का, उसके इंपैक्ट को कम करने का तरीका बेहतर बना पाएंगे, और जो नहीं कर पाएंगे उससे अडेप्ट बेहतर कर पाएंगे। तो उसके लिए IGBP प्रोग्राम है। तो IGBP रिसर्च जो होती है, 6 प्रोजेक्ट को इनकॉर्पोरेट करती है। वो लैंड को पढ़ती है, एटमॉस्फेयर को पढ़ती है, ओशन को पढ़ती है। इसके सिवा वो कहां पर मिल रहे हैं उनको भी पढ़ती है। क्योंकि आपको मालूम है, अगर मैं बोलूं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो आपने सुना होगा एल नीनो। एल नीनो फिनोमिना है, आपको मालूम है कि वो मॉनसून को इंपैक्ट करती है। लेकिन मॉनसून को इंपैक्ट कर रही है तो कहां से हो रही है इसकी इंपैक्ट? तो इसकी जो स्रोत है, जो जेनेसिस है, वो क्या है? तो वो आप देखोगे तो पैसिफिक ओशन में प्रेशर डिफरेंसेस है, तहिती और डार्विन में वो ऑसिलेट करती है। जब वो पलट जाती है तो एल नीनो, दूसरी तरफ पलट के चली जाए तो ला नीना। बाकी आपको एल नीनो, ला नीना क्या है डेप्थ में पढ़ना है तो मैंने मॉनसून जब पढ़ाया है तो कवर कराया है। वैसे इंडियन ओशन डाइपोल है। इंडियन ओशन में जब टेम्परेचर डिफरेंसेस हो जाते हैं ओशन में, तो क्या होती है? हमारी मॉनसून इंपैक्टेड हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कैसे ओशन से एटमॉस्फेयर लिंक्ड है। वैसे ही आप देखोगे कि आपको मालूम है तेजी से क्या हो रहा है कि भाई हमारे जो आइस शीट्स हैं, आइस कैप्स हैं, वो मेल्ट होते जा रहे हैं। हिमालयाज में आइस मेल्ट हो रही है। अगर मेल्टिंग तेजी से होगी, पोलर आइस मेल्ट हो जाएंगे, तो जो सन की लाइट रिफ्लेक्ट होके जाती है वो कम होती जाएगी। ज्यादा से ज्यादा सौर्य रोशनी, जो सौर्य एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी है, वो एब्जॉर्ब होने लगेगी। तो क्या होने लगेगा? अर्थ गर्म होने लगेगा। यानी लैंड भी एटमॉस्फेयर से लिंक्ड है। तो ये लैंड एटमॉस्फेयर इंटरलिंकेज को पढ़ती है, लैंड ओशन इंटरलिंकेज को पढ़ती है, एटमॉस्फेयर ओशन इंटरलिंकेज को पढ़ती है। तभी तो आप बेहतर मॉडल बना पाओगे। इसके सिवा वो और 2 प्रोजेक्ट पे काम करती है। एक प्रोजेक्ट का नाम है पेजेस,
जिसमें क्या किया जाता है कि प्रीवियस क्लाइमेट कैसे रहे हैं, पैलियो क्लाइमेट, यानी पैलियो का मतलब होता है पास्ट, तो पास्ट में कैसे क्लाइमेट रहे हैं उसको समझती है, उसको पढ़ती है। इसके सिवा और एक है इनका एम्स, एनालिसिस, इंटीग्रेशन एंड मॉडलिंग ऑफ द अर्थ सिस्टम। ये अर्थ एज अ होल सिस्टम, अब ये इंडिविजुअली लैंड, ओशन, एटमॉस्फेयर, उनके इंटरफेसेस को नहीं पढ़ रही, अर्थ एज अ होल एक मॉडल बनाएगी, सिमुलेट करेगी और बेहतर क्लाइमेट चेंज से आने वाले टाइम को प्रिडिक्ट कर पाएगी। अगर प्रिडिक्ट अच्छा होगा तो हम लड़ बेहतर पाएंगे। तो ये हार्ड कोर साइंस रिसर्च बॉडी है। इसका पर्पस क्या है? सिर्फ और सिर्फ रिसर्च। तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आई होप आपको अब याद रहेगा, इसके कंसेप्ट हो गए क्लियर। अगला है पेज, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। अब देखिए, आपने सुना होगा लेट्स ब्रिंग देम ऑन दी सेम पेज। क्या मतलब होता है इसका? सब कुछ अलग अलग हो रहा है तो सबको एक साथ सिंक्रोनाइज करवाना, उसे कहते हैं पेज। तो ब्रिंगिंग ऑन द सेम पेज, तो इसका भी पर्पस वही है। तो आप अगर देखें, यूएन में बहुत सारी एजेंसीज हैं, यूएनईपी, यूएनडीपी, आईएलओ, यूनिडो, यूनिटार, ये सब आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे डाला है। तो ये सारे एजेंसीज कुछ कुछ काम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। तो रियो प्लस 20 जो 2012 में हुई, तो उसी से इसका आउटकम हुआ। बोला कि ये 5 यूएन एजेंसीज अलग अलग क्लाइमेट चेंज से लड़ने का काम ना करें, रादर क्या करें? सिंक्रोनाइज करके एक साथ अपनी एनर्जी चैनलाइज करें। तो उसके लिए क्या बनाया गया? पेज, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। तो पेज अगर आप देखोगे तो यूएन एक्शन है ग्रीन इकोनॉमी पे, कंट्रीज को असिस्ट करना। उनकी जो एसडीजी 8 है, एसडीजी 8 आप देखोगे तो अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है। तो कैसे आने वाले क्लाइमेट चेंज के जमाने में उनको ग्रीन इकोनॉमी यानी क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट के साथ क्लाइमेट को फेवरेबल रखती हुई इकोनॉमिक मॉडल्स हैं, जैसे सोलर पैनल लगाओ ना कि थर्मल पावर स्टेशन लगाओ, तो उनको कैसे असिस्ट किया जाए। डेवलपिंग कंट्रीज के पास पैसा है लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के पास पैसे नहीं है, तो उनको कोऑर्डिनेट करना, उनको मदद करना, ये उसका मेन उद्देश्य है। तो आई होप आपको पेज अब समझ आ चुका है। तो याद रखिएगा, पेज का पर्पस क्या है? पार्टनरशिप है। किसकी पार्टनरशिप है? 5 यूएन एजेंसीज को सेम पेज में लाया जाता है। पर्पस क्या है पेज का? कि भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको ग्रीन इकोनॉमी के पथ पर अग्रसर किया जाए। तीसरा है दोस्तों क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क दोस्तों अगर आप देखें तो नेटवर्क है। नेटवर्क यानी क्या है? मोर देन, अलग अलग इसके नेटवर्क है तो अलग अलग इसके एंड्स होंगे जिनको जोड़ा जा रहा है। किनको जोड़ा जा रहा है? 1500 से भी ज्यादा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 130 देश में पहुंचे हुए हैं, उनको एक साथ जोड़ा जाता है। पर्पस क्या है? ये सारे एनजीओ एनवायरमेंट के लिए काम करते हैं, अलग अलग आवाज उठाते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, लेकिन आवाज बुलंद तब होगी जब एक साथ उठाएंगे। और सबसे ज्यादा आवाज बुलंद कब करनी होती है? जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक होती है। पहले क्योटो प्रोटोकॉल की कॉप बैठती थी, अब किसकी बैठती है? पेरिस अग्रीमेंट के बाद नई कॉप बैठती है। तो जब वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एक जगह पे आके मीटिंग करती है, तो ये क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क क्या करती है? इन सारे एजेंसीज, एनजीओ जो क्लाइमेट के फील्ड में काम कर रहे हैं उनसे ओपिनियन लेती है और उनका ओपिनियन भी इस कॉप के सामने रखती है। तो ये क्या है? क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। तो सिविल सोसाइटी को एक साथ, एनजीओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ, उनको एक साथ जोड़ती है और उनकी आवाज बुलंद करके दुनिया के सामने रखती है, स्पेशली यूएन क्लाइमेट टॉक्स के दौरान। इसी से मिलता जुलता है नाम में, आई कैन, इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये बिल्कुल अलग चीज है, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क से अलग है, बस नाम सिमिलर है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इसको भी कवर कर दिया है। तो 2007 में इसको लॉन्च किया गया था। पर्पस क्या था आईकैन का? कि भाई जो न्यूक्लियर वेपन है उसको कंप्लीट बैन किया जाए, और इसीलिए उन लोगों ने एक ट्रिटी प्रोमोट किया। कौन सी ट्रिटी? ऑन दी प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जो कि अब कंट्रीज ने साइन भी किया है, और इनके इस काम के वजह से इन्हें 2017 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला। तो आईकैन भी इंपॉर्टेंट है, जानिए, लेकिन क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क से अलग है। तो यूपीएससी क्या करती है ना, सिमिलर नाम वालों को, एजेंसीज को एक साथ क्लब करती है और आपको कंफ्यूज करती है। तो इस ट्रैप में ना फंसे इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया है। फिर दोस्तों ग्लोबल अलायंस ऑन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो दो टर्म है, एक तो अलायंस, अलायंस यानी अलग अलग जो एजेंसीज को जोड़ा जा रहा है, अलायंस बनाया जा रहा है। तो मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है, अलग अलग एजेंसीज हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ भी है, गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है। इंडिया की बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट इससे जुड़ी हुई है। एनजीओ की बात करें तो इंडिया की हैंड इन हैंड नाम की एनजीओ जुड़ी हुई है। वैसे ही कुछ प्राइवेट सेक्टर्स भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ढेर सारे दुनिया भर के एनजीओ, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एक साथ जुड़े हैं। किस उद्देश्य से? क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के उद्देश्य से। क्या होता है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर? तो आप अगर देखो तो एफएओ ने बताया है
क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के 3 पिलर हैं। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, आने वाले वक्त में पॉपुलेशन तो दुनिया की बढ़ रही है। अगर आप डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जानते हो तो दुनिया में एशिया लगभग 3rd स्टेज पे आ गया, पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो रही है। वेस्टर्न वर्ल्ड स्टेज 4 स्टेज 5 पर जा रहा है, जहां पर पॉपुलेशन स्टेबलाइज होकर अब श्रिंक होने के कगार पे है। वहीं अगर आप अफ्रीका देखो तो आज भी स्टेज 2 पे पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। तो ये सारे कंट्रीज, दुनिया की जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है बढ़ती जा रही है। वहीं आप देखो तो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, तो लोगों को खिलाने के लिए खाना नहीं आने वाला आने वाले दिन में। और स्पेशली आप देखो तो लैंड डिग्रेडेशन भी हो रही है, साथ साथ क्लाइमेट चेंज आ रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रही है तो वर्ल्ड की टेम्परेचर बढ़ रही है। रिसेंट रिपोर्ट थी, अगर टेम्परेचर इंडिया की 2 डिग्री 2.5 डिग्री से बढ़ जाए तो पैडी की जो प्रोडक्शन है, जिसे चावल कहते हैं, पैडी धान, तो धान की जो प्रोडक्शन है वो कुछ 30% से कम हो सकती है। तो ये क्या है, इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर पे हो रहा है। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का उद्देश्य 3 है, 3 पिलर्स कहे जाते हैं, प्रोडक्टिविटी, एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। प्रोडक्टिविटी यानी आने वाले दिन में जब क्लाइमेट चेंज का दौर होगा, उसके बावजूद एक खेत से जितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है, यदि एक खेत में आज के वक्त में 100 क्विंटल अनाज उगता है तो आज से 15 साल बाद भी 110-115 क्विंटल ही उगे, कोई भी अनाज की बात हो सकती है, ना कि उससे कम। हो क्या रहा है, कम होती जा रही है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रही है। तो प्रोडक्टिविटी मेंटेन किया जाए, उससे बढ़े इनकम बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो किसान की आय भी बढ़ेगी, फूड सिक्योरिटी भी होगी, लोगों के पास खाना पहुंचेगा। दूसरा पिलर है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का एडेप्टेशन और मिटिगेशन। मिटिगेशन क्या हुआ कि देखिए आपको मालूम होगा एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्लाइमेट चेंज में। स्पेशली पैडी कल्टीवेशन होती है, स्पेशली आप देखो तो लाइफ स्टॉक कल्टीवेशन, पशुपालन भी आप देखो तो वो क्या करते हैं, मिथेन रिलीज करते हैं। तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है क्लाइमेट चेंज में, जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिट कर रहे हैं। तो मिटिगेशन क्या करेगी कि भाई जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं एग्रीकल्चर से, वही रिड्यूस हो, एग्रीकल्चर एज होल रिस्पॉन्सिबल ना हो आने वाले दिन में क्लाइमेट चेंज के लिए। तो यह है मिटिगेशन। तीसरा दोस्तों है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या हुआ कि देखो भैया अब कुछ लिमिट तक ही आप ग्रीन हाउस गैस एमिशन रोक सकते हो, उसके बाद दुनिया की टेम्परेचर बढ़ने वाली है। हम सब मानते हैं, कोई कहता है 0.9 डिग्री से बढ़ेगी, तो कोई कहता है 1.5 डिग्री से बढ़ेगी। तो बढ़ना तो है, तो हम कबूतर की तरह आंख बंद नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, उस आने वाले दिन में क्या तैयारी रखनी है, अभी से तैयारी कर सकते हैं। मान लीजिए ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कहीं पे होती है, वो कहते हैं वर्स्ट अफेक्टेड होगा, इकोनॉमिक सर्वे इंडिया की बोली है आज से 2 साल पहले। तो अगर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर वर्स्ट अफेक्टेड है तो अभी से क्या करें, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में हम इस प्रकार की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस लाएं, वहां पे हम कुछ जो ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम्स है वो मजबूत करें, कुछ हो सके तो वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटीज लाएं, जितनी पानी है वो उतनी बचे कम से कम, है ना। वैसे ही वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच करें। तो ये सब क्या है, आने वाले दिनों में जब क्लाइमेट चेंज होगी, मॉनसून अनरिलायबल होगा, तो उस दिन में आप कुछ अपना पानी का इंतजाम कर लोगे। तो क्या कर लिया आपने, अडेप्ट करके तैयार बैठ गए आने वाले क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। तो ये तीनों पिलर है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की। तो ग्लोबल अलायंस भी क्या करेगी, यही चाहेगी कि भाई किसान इस क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ मूव करें। तो इससे क्या होगी, फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी, न्यूट्रिशन नीड्स लोगों की फुलफिल होगी, और क्लाइमेट चेंज के बावजूद भी आने वाले दिन में हम पॉपुलेशन को खिला सकेंगे। तो जब हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो खेती की बात हो रही है, फॉरेस्ट्री की बात हो रही है, जंगल है उससे हम लकड़ी लेते हैं तो टिम्बर कल्टीवेशन होती है। वैसे ही फॉरेस्ट्री की भी बात हो रही है, पशुपालन की बात हो रही है, मत्स्य उद्योग की बात हो रही है, फिशरीज की बात हो रही है। तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएं और आने वाले दिन में रेजिलियंट हो, लड़ने के लिए तैयार हो क्लाइमेट चेंज से। फिर अगर आप देखो दोस्तों, आखिरी एजेंसी आती है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस प्लस। तो देखिए दोस्तों, यूरोपियन यूनियन का ये इनिशिएटिव है, वही पैसा देती है। अब यूरोपियन यूनियन बोलती है भैया हम तो अमीर लोग हैं, हम तो क्लाइमेट चेंज से लड़ लेंगे। आईपीसीसी रिपोर्ट भी यही बोलती है, डेवलप्ड वर्ल्ड वेल इक्विप्ड है, उसके पास क्या होंगे, बेहतर एडेप्टेशन, वो रिलाई कर सकती है, इरिगेशन सिस्टम बना सकती है, वो मिटिगेट भी कर रही है, उनके पास पैसे हैं, तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव लेकिन क्लाइमेट फ्रेंडली जो ग्रीन एनर्जी है उसके तरफ मूव कर सकती है। लेकिन गरीब देश का क्या, उसको तो चाहिए पैसा, कौन देगा पैसा, अमीर देश देगा। तो यूरोपियन यूनियन कहती है कि भैया हम पैसा देंगे उन वल्नरेबल कंट्रीज को जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं। तो इनका 70 से ज्यादा ये प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे, कंट्री वाइड लेवल पे, रीजनल लेवल पे, प्रोविंशियल स्टेट्स के लेवल पे, अफ्रीका में, एशिया में, कैरेबियन में, पैसिफिक में। तो इनका जो मेन फोकस है आप देखोगे, एक है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ, दूसरा है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, जो छोटे छोटे आइलैंड देश हैं, किरिबाटी,
आप देखो मॉलडीव्स डेवलपिंग स्टेट्स है, इनके पास पैसा नहीं है, ये सबसे ज्यादा इंपैक्टेड होने वाले हैं क्लाइमेट चेंज से। क्लाइमेट चेंज होगी, समुद्र का लेवल ऊपर होगा और ये क्या हो जाएंगे, ये डूब जाएंगे। तो इनको पैसा देना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया क्लाइमेट चेंज के पीछे, ये आंसर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबल तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिन्होंने एक टाइम में कोयला जला जला के अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन रन किया है और डेवलप्ड बने। लेकिन ये गरीब देश क्या बेचारे, ये सबसे ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड है। कोरल रीफ्स के बने हुए आइलैंड्स हैं, तुरंत समुद्र से हार्डली 2 मीटर 3 मीटर ऊपर है, समुद्र थोड़ी भी लेवल सी लेवल बढ़ेगी ये डूब जाएंगे। तो इनको पैसा दिया जाए, इनको मदद की जाए। तो ये यूरोपियन यूनियन का किया हुआ एजेंसी है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा रन किया गया प्रोग्राम है। तो कंट्रीज को मदद करती है और कोशिश करती है कि ये 2015 पेरिस एग्रीमेंट में जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कमिटमेंट्स हैं उनको फुलफिल करें ये कंट्रीज, तो उसको फंड करेगी। और एसडीजी 2030 एजेंडा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो एजेंडा है उसके तरफ भी इनको अलाइंड करेगी कि भाई तुम गरीब देश, तुम्हारे पास पैसा नहीं तो पैसे ले लो, लेकिन क्लाइमेट चेंज की तरफ तुम भी लड़ने में सक्षम हो जाओ। तो यही 5 एजेंसीज है दोस्तों, जो आपको 5 ऑर्गेनाइजेशन आज की थी दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया हो। चैनल दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक जरूर करें। एंड साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं, पाथ फाइंडर टेस्ट सीरीज है, डेली होती है, मंडे टू सैटरडे 12:30 PM है। आप शेड्यूल देख सकते हो, अनलॉक कीजिए इस पाथ फाइंडर टेस्ट सीरीज को KC10 कोड से। एंड हर मंथ फर्स्ट टू थर्ड रैंक आने वालों को 1 मंथ सब्सक्रिप्शन मिलेगी। 4th to 5th रैंक को 500 रुपीज के अमेजन वाउचर है। 6th to 10th रैंक को 200 रुपीज के अमेजन वाउचर है। तो दोस्तों ज्वाइन जरूर करें। एंड जब भी अनअकैडमी पर आए यूज द कोड KC10, इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मेरे द्वारा मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। एंड अपने कमेंट्स दें, अपने सुझाव दें, वो सारे कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूँ एंड मैं उसके थ्रू कोशिश करूंगा आपकी जो नीड्स हैं उसको कैटर भी कर सकूं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।